हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो अकेडमी। आई एम शिवानी अग्रवाल। आज की वीडियो में हम आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत क्लोज आ रहे हैं एंड आपका साइंस का एग्जाम है एंड हमारा हेरिडिटी इवोल्यूशन एंड आपका आर इन्वायरमेंट चैप्टर दोनों रहता है। ठीक है, तो आज हम आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है। जैसे कि हमने पढ़ा आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो उसके अंदर मैंने आपको गैमेट सेल्स के बारे में बताया है। उनके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उन गैमेट सेल्स के पास ऐसा क्या मटेरियल प्रेजेंट होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो उसके पहले ना आप एक छोटी सी चीज ये समझो। देखो, यहाँ पे ये एक सपोज सेल है हमारे पास। सेल के सेंटर में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। एवरीवन नोस ये आपका सेल है। सेल कोई भी हो सकता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में सिमिलरली हम बात कर रहे हैं। सेंटर में होता है इसके न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, जो आपके सेल को कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। एनीवन नोस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है या फिर किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है? वी कैन राइट इट हियर, जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, जेनेटिक मटेरियल हमें पता है सिर्फ दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका डीएनए एंड एक होता है आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यही जेनेटिक मटेरियल होता है, मींस इसी के पास प्रेजेंट होती है पूरी की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा होगा कि मैम ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? जेनेटिक मींस जीन्स की इंफॉर्मेशन। अभी जीन्स क्या होता है वो मैं आपको अभी लेक्चर में समझाऊंगी, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो आपको कि जीन्स क्या होता है, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। सेल है हमारा, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब यही डीएनए एंड आरएनए के पास एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल का एक छोटा सा पार्ट होता है जो इसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफाइन करता है। इसका एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझते हैं, हम बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना होता है? सेल से बना होता है। सेम जो ये आपका डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल है, किससे बना होता है? ये आपका जीन से बना होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लो आपका एक मदर। ठीक है, मदर में सपोज मैंने बताया मदर के पास है स्ट्रेट हेयर्स, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मदर से स्ट्रेट हेयर्स, फिर मदर की जो डॉटर है उसके पास है कर्ल्ड हेयर्स। देन डॉटर के भी अगेन जो डॉटर है उसके पास है स्ट्रेट हेयर्स। इस ट्रेंड को थोड़ा सा माइंड में रखो। मदर की डॉटर जो है उसके पास है कर्ल्ड हेयर, मींस मदर के जो जीन्स है वो डॉटर की बॉडी के अंदर गए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हुआ, लेकिन ट्रांसफर होने उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन जब उस डॉटर की अगेन डॉटर हुई तो उसने क्या किया, उसके अंदर जो ये स्ट्रेट हेयर का जीन है, सपोज ये जीन ऐसा है आपका, ये जीन डॉटर की बॉडी में गया तो जीन ने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, बट जब ये आपका नेक्स्ट जनरेशन में गया इसने अपने आप को तब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बेसिकली ट्रांसफर क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। एक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? स्ट्रेट हेयर का कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को लेके कौन जाता है? जीन लेके जाता है। जीन क्या होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगी। तो सिर्फ इतना समझो कि जीन क्या करता है, एक कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर आपका टॉकिंग सेंस भी हो सकता है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है, आपका हेयर्स, आपकी आईज कलर, कुछ भी हो सकता है वो कैरेक्टर। एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहा है, सेकंड से थर्ड जनरेशन में जा रहा है, तो वो जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन हो रहा है एक कैरेक्टर का, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी समझ में आया? एक
कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना। अब वो ट्रांसमिशन कौन करा रहा है, जो वो कैरेक्टर जा रहा है वो अपने आप को शो करेगा या फिर वो कैरेक्टर हाइड हो जाएगा। कैरेक्टर ट्रांसफर होगा लेकिन उस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को शो करेगा या फिर हाइड हो जाएगा। ये सेकेंडरी चीजें हैं जो अभी आपको समझ में आ जाएंगे। सिर्फ हेरिडिटी आपको ये समझाती है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर का, दिस इज नोन एज हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी समझ में आया कि आपका सिर्फ क्या होना है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक। हेरिडिटी क्या, एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीचर, एक फीचर की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर which are present in fertilized egg और zygote। अभी जिसने प्रीवियस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा उसको समझ में आ गया होगा यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। जाइगोट मैंने आपको बताया था मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट एग दोनों का जब फ्यूजन होता है उससे बनता है फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। तो मेल के कैरेक्टर मींस मेल का जेनेटिक मटेरियल स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल का जेनेटिक मटेरियल एग के अंदर प्रेजेंट है। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग का जो जाइगोट बन रहा है उसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, मेल के भी एंड फीमेल के भी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल का कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो जब जाइगोट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, वही जाइगोट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है और फिर पर्टिकुलरली टाइप ओनली। बताओ हेरिडिटी की डेफिनेशन समझ में आए। हेरिडिटी इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सिर्फ इतना समझ लो हेरिडिटी का, आगे मैं खुद समझा दूंगी आपको। बताओ समझ में आया हेरिडिटी का मतलब। अब देखो नेक्स्ट, जो ये आप हेरिडिटी पढ़ रहे हो मींस हेरिडिट, सपोज अच्छा आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो बायो के अंदर, ठीक है, केमिकल्स की स्टडी करते हो केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है ना साइंस की, साइंस की तीन ब्रांचेस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। फिजिक्स में आप टोटल मैकेनिकल सिस्टम्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मींस केमिस्ट के बारे में या फिर जो आपका केमिकल कंपोजिशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो सारी चीजें पढ़ते हो। बायो में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो। तो सेम जैसे ये साइंस की ब्रांचेस है ऐसे ही बायो को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो बायो की जिस ब्रांच के अंदर आप हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपका बायो की एक ब्रांच है जो आपका हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करती है। बताओ समझ में आ गया जेनेटिक्स किस के अंदर हम पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स इज टू हेल्प आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी, हमारी हेरिडिटी के अंडरस्टैंडिंग को ये हेल्प करता है बिल्डअप करने में, बाय नोइंग हाउ ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब ये जो टर्म है इनहेरिट पूरे चैप्टर में देखो यूज होने वाला है, इनहेरिटेंस इनहेरिट। इनहेरिट से आपको बस इतना समझना है, इनहेरिट का मतलब होता है ट्रांसफर होना, या फिर कोई भी कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक अगर जा रहा है वो अपने आप को शो कर रहा है या फिर हाइड हो रहा है, इट्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो सिर्फ ट्रांसमिशन इज इनहेरिटेंस, इनहेरिट मींस ट्रांसफर हो रहा है या फिर ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये हमारी जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्लियर। तो आपसे एग्जाम में जेनेटिक्स की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन यहाँ तक। अब यहाँ पे जो टर्म आया वेरिएशन, वेरिएशन को सिर्फ इतना समझना, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। वेरिएशन की डेफिनेशन पढ़ो, इट मीन्स द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, जो कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल बताया। सपोज ये मदर से डॉटर है, यहाँ पे स्ट्रेट हेयर है, यहाँ पे कर्ल हेयर है, मीन्स जीन के अंदर क्या हुआ, अभी ने तो जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, जीन अपने आप को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में सपोज करो आपका बैक्टीरिया है, अगर मैं बात कर रही हूँ 1900 टाइम्स की, तो 1900 सेंचुरी में क्या होता था कि जो बैक्टीरियाज हैं वो लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते थे। जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, लो टेम्परेचर पे वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे क्या किया, बैक्टीरियाज ने अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस करने स्टार्ट किए, बैक्टीरियाज ने अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस करने स्टार्ट किए। क्यों किए, क्योंकि उनको लो टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव कराना था।
इस लो टेम्परेचर में उन्हें अपने आप को सरवाइव कराना था। तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए, अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस किए। उन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। मींस इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए इनके कैरेक्टर। अब वेरिएशन की डेफिनेशन पढ़ो। इट मींस द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर डिफरेंसेस, और कैरेक्टर एंड ट्रेट ऑलमोस्ट सेम बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको समझाऊंगी। अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, किसी भी एक स्पीसीज की अगर इंडिविजुअल्स के बीच में कैरेक्टर्स डिफरेंट हो रहे हैं, आप देखो ह्यूमंस है, अलग अलग टाइप के ह्यूमंस है, तो डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस, डिफरेंट टाइप का कलर कॉम्प्लेक्शन, डिफरेंट टाइप की उनकी हाइट्स होती है, तो इतने सारी वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ एक ही स्पीसीज में। अगर हम मैमल्स की एक स्पीसीज ले ले या फिर रेप्टाइल्स की कोई भी एक स्पीसीज ले ले, तो हर एक स्पीसीज का साइज शेप अलग अलग होती है, तो वो क्या है, ऑब्वियसली वेरिएशन है। वेरिएशन अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन both because of error in DNA copying or a result of sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो अगर फ्यूजन के टाइम पे डीएनए आपस में अच्छे से फ्यूज नहीं हो पा रहा है, डीएनए को कोई छोटा सा पार्ट अपने आप को कॉपी नहीं कर पा रहा है, अच्छे से उसका डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन नहीं हो पाया, तो उसी की वजह से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होंगे। जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली वेरिएशन आएगा। बताओ, वेरिएशन क्लियर बिल्कुल। अभी वेरिएशन के रीजंस क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। फर्स्ट रीजन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मेल एंड फीमेल दोनों से अलग अलग जगह से कॉम्बिनेशन आ रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तो कॉम्बिनेशन के टाइम पे एक न्यू टाइप का जेनेटिक मटेरियल बनेगा। सम पॉजिटिव जीन म्यूटेशन, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है जैसे कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, देखो जीन के अंदर म्यूटेशन होना, जीन म्यूटेशन का मतलब ये है, डीएनए क्या होता है, डीएनए के पास प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये आपस में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। सपोज करो आपकी ऐसी जैसे एक लेडर होती है ना, अब लेडर तो एकदम स्ट्रेट होती है, बट डीएनए होता है हमारा ट्विस्टेड लाइक दिस, इस टाइप का होता है। तो ये जो आपके दो स्ट्रैंड्स है, मींस हम बोलते हैं ना डीएनए, डी फॉर डीएनए, डी फॉर डबल स्ट्रैंडेड, इसके पास 2 स्ट्रैंड्स होता है, तो अब ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपस में किसी ना किसी चीज के थ्रू तो अटैच होंगे ना, तो वो अटैचमेंट होता है ये आपके नाइट्रोजिनस बेसिस। सपोज ये यहाँ पे एडेनिन है और एडेनिन और थाइमिन आपस में, हमेशा याद रखना एडेनिन सिर्फ थाइमिन के साथ अटैच होगा, ग्वानिन सिर्फ साइटोसिन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे होंगे आपके डबल बॉन्ड, यहाँ पे होंगे आपके ट्रिपल बॉन्ड, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा याद रखना एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड होगा, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपस में ये ज्वाइनिंग कराएगा, एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है, दूसरे स्ट्रैंड पे थाइमिन है, दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। देखो इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एडेनिन, डबल बॉन्ड, थाइमिन, ऐसे सेम यहाँ पे देखो ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, सी मीन साइटोसिन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इस डीएनए का कॉपिंग मींस डीएनए का डुप्लीकेशन होना, एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, बनना चाहिए था एडेनिन, डबल बॉन्ड, थाइमिन, गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन, फिर ऐसे ही यहाँ पे ये सीक्वेंस ऐसे ही तक चलता रहता है। अभी इसके बाद जो नया बन रहा है उसके अंदर सीक्वेंस आ गया ऐसा, एडेनिन, डबल बॉन्ड, थाइमिन, ये सेम आ गया है। पहले था एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन जब नया स्ट्रैंड बना डीएनए का, कॉपिंग में एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, जो दूसरा डीएनए बना उसके अंदर ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस है इनके अंदर चेंजेस हो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस होना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, डीएनए होता है। समझ में आया ये चीज, बताओ। जीन म्यूटेशन सिर्फ आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज कॉजेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की डेफिनेशन याद रखना है, फालतू का हेक्टिक नहीं लेना है। चलो जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखो और वेरिएशन की डेफिनेशन लिखो एंड इनके कॉजेज लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लिखो आप, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट, सॉरी थर्ड पॉइंट रह गया आपका,
इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स विद इन्वायरमेंटल चेंजेस। जो मैंने अभी आपको देखो बैक्टीरिया का एग्जांपल देके समझाया, एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने जीन्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर सरवाइव करना है। तो अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने जीन्स के अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एडेप्टेशन। क्या वो अपने आप को उस एनवायरमेंट में एडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तीनों रीजन समझ में आ गए वेरिएशन के। पहला, अगर आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो रहा है दो जेनेटिक मटेरियल्स का। सेकंड वन, जीन म्यूटेशन हो रहा है। थर्ड वन, आपका एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जीन्स के अंदर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं ऑल ओवर। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट में क्या बता रहा था मैंने, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बोथ इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों के अंदर देखा जा सकता है, बट अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल आर सस्टल या फिर लिटिल, that they are hardly noticeable as compared to variation caused due to sexual reproduction। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, वेरिएशन होगा दोनों रिप्रोडक्शन मेथड्स में, सेक्सुअल में भी एसेक्सुअल में भी, बट एसेक्सुअल के अंदर हम उसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। आपने पढ़ा है एसेक्सुअल के अंदर बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग और इन सब के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे तो कोई जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे चांसेस भी बहुत कम है और अनडिटेक्टेबल है, इजिली नोटिस नहीं कर पाएंगे। बट अगर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर चेंजेस बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इतना लिख लोगे यहां तक, ये आपका जेनेटिक्स। बताओ, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? देखो, अब नेक्स्ट टर्म आती है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इससे पहले ना आप कुछ चीजें समझो। सपोज ये है आपका डीएनए, ठीक है। अभी डीएनए में से पहले मुझे आपको एक चीज समझानी है, दैट वन इज योर जीन। क्योंकि पूरा चैप्टर पे हमें क्या करना है, जीन्स के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये आपका डीएनए, अगर डीएनए का सपोज इतने वाला पार्ट, दिस वन पार्ट, इस पार्ट को मैं बोल रही हूँ, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये, दिस इज द जीन। यही आपका इस जीन के पास वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मींस ये जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, तो आपका का पूरा डीएनए, बिकॉज आपको पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो पूरा का पूरा डीएनए ना ट्रांसफर होके डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ट्रांसफर होता है, एंड उसी सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यही जेनेटिक मटेरियल की एक छोटी सी यूनिट होती है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है एंड अपने आप को एक्सप्रेस करती है। डन यहां तक? तो ये हुआ आपका जीन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं फिर से आपका एक सेल बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये सेल आपका, दिस वन इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है आपका जेनेटिक मटेरियल। अभी आपको पता है कि जो डीएनए है पूरा का पूरा होता है 2.2 मीटर लॉन्ग। डीएनए कुछ नहीं होता, सिर्फ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी सपोज करो सेल कितना माइक्रो होता है, सेल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, हम उसको नेकेड आई से तो क्या उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख पाते हैं। हमें सेल को देखने के लिए एक कंपाउंड या फिर एक हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हमारा सेल इतना छोटू सा है, सेल के बीच में न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के तो सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट करना है हमारा डीएनए, उसके अंदर हमारा डीएनए, तो सोचो डीएनए कितना छोटा होगा। अब डीएनए छोटा तो नहीं है, डीएनए तो 2.2 मीटर लॉन्ग है, 2.2 मीटर लॉन्ग आपका डीएनए। अब जितनी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सपोज मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर हर एक सेल के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है, हर एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, सभी के अंदर इक्वली प्रेजेंट है। अब सेल को अपने अंदर, मतलब सेल के न्यूक्लियस को अपने अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को फिट करना है। सपोज करो आपको एक बड़ा सा वायर दे दिया है मम्मी ने 2.2 मीटर का,
और आपको एक छोटा सा बॉक्स दे दिया, आपको बोला है कि इस वायर को इस बॉक्स के अंदर आप फिट करो, बताओ क्या करोगे? वायर को छोटे से बॉक्स के अंदर फिट करना है। ये आपका वायर है 2.2 मीटर का, आपको मम्मा ने दे दिया था छोटू सा बॉक्स, कैसे इसको फिट करोगे? आप बोलोगे ना कि मैम हम इसको क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके जितना पॉसिबल होगा छोटे से छोटा फोल्ड करेंगे एंड बॉक्स के अंदर रख देंगे, एज सिंपल एज दैट। बट इतना इजी नहीं होता है क्योंकि डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है एंड बहुत छोटा होता है। ये मींस इसको हम नेक डाई से तो नहीं देख सकते, इसका साइज बड़ा होता है, इसकी लेंथ ज्यादा है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, डीएनए की ऐसे कॉइलिंग कराई है, ये देखो। तो इसकी कॉइलिंग कराते कराते हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे। ये पूरा का पूरा कॉइलिंग डीएनए पैकेजिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपका 12th क्लास में। सिर्फ अभी इतना समझो कि ये यहाँ पे डीएनए की कॉइलिंग करके ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। मींस जो आपका ये बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर आपने अपना डीएनए को ऐसे फिट करा दिया है, दिस इज नॉन एज क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम को एक ऐसे फोल्ड फोल्ड करके ना, जैसे कि आपने सपोज ऐसे है, आपने इसको ऐसे ऐसे फोल्डिंग करा दिया है, ये फोल्डिंग, तो इसी को अब हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज द थ्रेड ऑफ डीएनए। ये डीएनए का ही थ्रेड होता है जब हम डीएनए को क्या करते हैं, पैक्ड फॉर्म में, कोल्ड फॉर्म में रख देते हैं। अब इसी क्रोमोसोम में सिर्फ ये इतना पार्ट जो आपका क्या करेगा, एज अ जीन वर्क करेगा, इसको हम बोलेंगे जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। क्रोमोसोम समझ में आया कि आपका क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है। क्रोमोसोम का हम जनरली ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं एंड इसके अंदर ये ऐसे आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। समझ में? जीन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, कैसे डीएनए प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आई थिंक लग रहा है आपको। बताओ जल्दी से, आ रहा है समझ में? फिर आगे चलते हैं। बिकॉज पूरे चैप्टर के अंदर ना यही सारी चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान करने वाले। अगर आप नहीं समझोगे ना इन छोटे छोटे टर्म्स को अभी तो पूरे चैप्टर में ना कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है। अब देखो आगे, अभी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को आप कैसे समझोगे? जीनोटाइप से याद रखना जेनेटिक मेकअप। यहाँ पे जब आप जीनोटाइप की डेफिनेशन लिखोगे, इसके पास लिख लो जेनेटिक मेकअप, ठीक है। फिनोटाइप में आप लिख लो आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस लिखो इसको। देखो जीनोटाइप में क्या बताया मैंने आपको, जेनेटिक मेकअप, एंड फिनोटाइप में आउटर अपीयरेंस। अब ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अभी सपोज करो दो एग्जांपल्स, आपकी एक फ्रेंड है ए, आपकी एक फ्रेंड है बी, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड ए के 5 कैरेक्टर्स लिखना है। तो उसके 5 कैरेक्टर्स कैसे कैसे लिखोगे आप? उसकी हाइट लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। आप उसकी कलर कॉम्प्लेक्शन लिख सकते हो, आप उसकी शेप, मतलब उस वो शेप कैसी है उसकी, स्लिम है, ओवर वेट है, कैसी है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज आप लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ ए के लिए तो आपने लिख दिया, बी के लिए ये लिखो कि वो अंदर से कैसे, उसका नेचर कैसा है, रूड है, एरोगेंट है और इगोइस्टिक है, कैसी टाइप की वो आपकी फ्रेंड है। तो जो आप उसको आउटर अपीयरेंस देख के उसको आप पॉइंट्स दे रहे हो, उसके बारे में आप कुछ लिख रहे हो, इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ जीनोटाइप। सॉरी, नॉट जीनोटाइप, फिनोटाइप, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज द फिनोटाइप बिकॉज आउटर अपीयरेंस आप बता रहे हो ना, या फिनोटाइप। और अगर मैंने आपको बोला कि वो अंदर से कैसी है, उसका नेचर लिखो, तो अगर ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपके जीनोटाइप के अंदर। अभी समझ में आ गया जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप मींस उसका जीन्स कैसे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कितने नंबर में जीन्स उसके अंदर, किस नेचर या फिर जीन्स किस वे में प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ मेल के लिए और एक फीमेल है,
दोनों के पास होते 46 क्रोमोसोम्स है, ये फिक्स है। लेकिन 46 में से आपको पता है कि दो टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है आपके एलोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो मेल है, मेल के पास 22 तो आपके क्या होंगे, सपोज करो ये मैंने लिखा आपका मेल का 46 है ना, तो 46 में से 22 पेयर्स आप लिख लो, क्योंकि 46 को हम क्या भी लिख सकते हैं, आपको पता है 23 पेयर भी हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर, तो उसमें से जो 22 पेयर्स है वो तो होता है आपके एलोसोम्स, ये हम आपका प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। और जो वन पेयर बच जाता है उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो मेल के पास होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। अभी मेल के अंदर क्रोमोसोम कैसे हैं वो बाहर से देख के तो नहीं पता चल सकता ना, मेल है वो उसका फिनोटाइप है, और उसके अंदर जीन्स कैसे हैं, एक्स वाई नेचर के हैं, जो उसके जीन्स है वो एक्स वाई नेचर के हैं। और जो फीमेल होती है उसके पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल के पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो एक्स एक्स है ये हुआ जीनोटाइप, एंड वो फीमेल है, आउटर अपीयरेंस उसका फीमेल का है, तो वो हुआ फिनोटाइप। जनरल लैंग्वेज में फिनोटाइप आउटर अपीयरेंस, जीनोटाइप इनर अपीयरेंस, मींस जेनेटिक मेकअप। क्लियर, डेफिनेशंस पढ़ लेना अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये समझ में आपको आ जाएगा इजीली। डन, अब चलते हैं। अब नेक्स्ट वही जो मैं आपको बता रही थी, जीन। जीन क्या है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। जीन्स क्या है, आपकी स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ ना, एक क्रोमोसोम के अंदर लेंथ की एक स्पेसिफिक, सॉरी ऐसे समझते हैं, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, तो डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक लेंथ है। अब आया समझ में, डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर एक छोटी सी जो जगह है उसको बोलते हैं जीन। पूरे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। क्लियर, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये तीन डेफिनेशंस लिखी हुई है, देखो यहाँ पे। डीएनए की एक स्पेसिफिक सेगमेंट भी बोल सकते हैं जो प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन, जिसको हम बोल सकते हैं जीन फॉर दैट प्रोटीन। मैंडल कौन है, अब ये यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरा जो हेरिडिटी का मैकेनिज्म आप पूरा पढ़ रहे हो, ये सब आपका मेंडल साइंटिस्ट के थ्रू ही दिया गया था। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही आपका पूरा जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन आपको दिया था, कैसे आपका जीन्स ट्रांसफर होते हैं। एंड सबसे पहले ये जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये हेरिडिटी का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको पता है कहाँ से मिला था, हमें पी प्लांट से उन्होंने स्टडी किया था। मटर का जो प्लांट होता है, जिसको साइंटिफिक पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सताइवम। पाइसम सताइवम, पी प्लांट, मेंडल ने ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब मेंडल ने पी प्लांट पे कैसे एक्सपेरिमेंट्स करके कैसे पता लगाया था कि जीन्स ट्रांसफर है, क्योंकि आज के टाइम में हमें सब कुछ पता है कि हाँ जीन्स ऐसे ऐसे ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ऐसे जेनेटिक मटेरियल, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमें पता है। लेकिन पहले टाइम के बारे में अगर हम सोचें कि आखिरकार वो पहला साइंटिस्ट कौन सा होगा जिसने ये पता लगाया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रांसमिशंस भी होते हैं कैरेक्टर्स के, ट्रांसमिशंस को उन्होंने स्टडी किया होगा, तो वो थे आपके मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट के अंदर किया था। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पी प्लांट पे उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया कि जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो पूरा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल बोथ पेरेंट्स मस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, as both parents determine the trait in the progeny, so both parents must be contributing a copy of the same gene। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि दोनों के दोनों पेरेंट्स का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है एक ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जीन्स को ट्रांसफर करने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्रोमोसोम की, यहां से आप लिखोगे जीन की डेफिनेशन, यहां से लिखोगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन करोगे, उसके बाद क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिखोगे। क्या है, दीज आर द लॉन्ग थ्रेड्स जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड बने किसके होते हैं, डीएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं ये। ईच क्रोमोसोम कंटेन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, हर एक क्रोमोसोम के पास वेरी बहुत बड़ा अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होता है। आया समझ में यहाँ तक?
बताओ, जीन की डेफिनेशन हो गई, क्रोमोसोम्स की आपकी डेफिनेशन हो गई, जीनोटाइप फिनोटाइप सब हमने पढ़ लिया। अभी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो हमने देख लिया कि होता है ऐसे, डेफिनेशन हमने समझ ली। लेकिन इसको पता किस साइंटिस्ट ने लगाया, मेंडल ने। कैसे फाइंड आउट किया उन्होंने, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट कैसे उन्होंने फाइंड आउट किया, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब हम वही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी एलील, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। ये देखो, मैं आपको इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ाऊंगी, पहले ना हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। या सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन्हीं क्रॉस में आपका होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और आपका जो एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। चलो, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको पता है किसने किया था, ये मेंडल के थ्रू किया गया एक एक्सपेरिमेंट था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज, किसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ये पी प्लांट के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब जो पी प्लांट है, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया, ये भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। पी प्लांट को उन्होंने यूज इसलिए किया क्योंकि जो पी प्लांट होता है, बस फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे। कैसे थे वो अभी हम देखेंगे। इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन था। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब हमने पी प्लांट को कोई सीड लगाया तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। ये चीजें इजीली डिटेक्टेबल, शॉर्ट लाइफ स्पैन, और इसको हैंडल करना बहुत इजी होता था, इजीली हैंडलेबल, एंड इसकी लुक आफ्टर में भी ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता था, तो इसलिए इन्होंने पी प्लांट को यूज कर लिया। अभी पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया, तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अब ये टर्म देखो पहले, मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो मोनोहाइब्रिड में हमेशा आपको याद रखना है सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है। अब ये कैरेक्टर से मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे एक प्लांट है आपके पास, मैंने आपको बोला कि उस प्लांट का कैरेक्टर्स बताओ, तो उसके कैरेक्टर आप क्या क्या देखोगे। पहला कैरेक्टर आप देखोगे कि प्लांट की हाइट। सपोज चलो दो प्लांट्स हैं, दोनों प्लांट्स को डिस्टिंग्विश करना है आपको। पहली चीज मैंने बता दिया कि एक की हाइट टॉल है, एक की हाइट छोटी है, मतलब ड्वार्फ है। सेकेंड वन मैंने बताया कि एक प्लांट जो है आपका, उसके अंदर जो सीड्स है, उन सीड्स की एग्जैक्ट शेप है राउंडेड। दूसरा प्लांट है, उसके अंदर जो सीड्स हैं उसकी जो शेप है वो है रिंकल्ड। देखो लिखते हैं इन चीजों को। सपोज ये है मेरे पास ए प्लांट और ये है मेरे पास बी प्लांट। दो प्लांट्स है मेरे पास, इनमें से मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा ए प्लांट है वो गुड नेचर का है, बी वाला नॉर्मल नॉर्मल है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्रॉस लगा रही हूँ। अभी दोनों का मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ कि ए वाला प्लांट अच्छा है, बी वाला प्लांट अच्छा नहीं है। वो इस बेसिस पे बोल रही हूँ कि ए वाले की हाइट है टॉल, बी वाले की हाइट है ड्वार्फ, मतलब छोटी हाइट का। ए वाले के अंदर जो सीड्स हैं, देखा है ना, जो आपका ये मटर का ऐसे पोड होता है, मटर के पोड के अंदर ऐसे अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन सीड्स की जो शेप है वो एग्जैक्ट राउंडेड है। तो मैं सीड्स की यहाँ पे शेप की बात कर रही हूँ, वो है राउंडेड, एंड दूसरे वाले प्लांट के अंदर है रिंकल्ड। ऐसे देखो ये शेप आ गई यहाँ पे। सेकेंड चीज मैं लिख रही हूँ उनके कलर के बारे में। सेकेंड में मैंने बोला कि ये जो है मेरा सीड, ये येलो कलर का है इसका, और ये वाला सीड आपका ग्रीन कलर का है, तो इसका कलर है येलो और इसका कलर है ग्रीन। सेकेंड, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में मैं बोल रही हूँ जो ये मेरा पोड है जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोड का कलर कैसा है, उस पोड का कलर भी येलो है तो अच्छा प्लांट होगा। अगर वो आपका ग्रीन है तो मैं बोली वो नॉर्मल नॉर्मल टाइप का प्लांट होगा। अब ये चार कैरेक्टर सिर्फ आप ध्यान रखो, सिर्फ इन्हीं चार कैरेक्टर्स को लेके मैं आपको ये सारे क्रॉस समझाऊंगी। अभी देखो,
4 कैरेक्टर। तो ए प्लांट में ये जितने भी मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं ये सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेटिव नेचर दिखाते हैं अपना, अपने सामने किसी और की चलने ही नहीं देते हैं, उस टाइप के नेचर। और ये बेचारे ना पीछे छिपे रह जाते हैं, अपने आप को कभी शो करते ही नहीं है। होता है ना क्लास में बैक बेंचर्स टाइप से, ये वैसे हैं, अपने आप को कभी शो नहीं करते हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स जो हमेशा अपने आप को शो करते हैं, उन कैरेक्टर्स को बोलेंगे हम डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो कैरेक्टर नहीं शो कर पाते अपने आप को अच्छे से, बहुत रेयरली हमें देखने को मिलता है, वो बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर हम उनको। इतना क्लियर है? हमेशा याद रखना है आपको, जो मैंने आपको ये जीन्स बोला है, क्या जीन्स। तो जीन्स क्या होता है? जीन्स आपको पता है कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अब सपोज करो ये देखो, सपोज मेरे पास ये एक प्लांट है, ये बना दी मैंने इसकी रूट्स, ये इसका स्टेम, एंड ये आपके यहाँ पे लीव्स, ठीक है, ये प्लांट है। अब ये है पेरेंट प्लांट। अब इस प्लांट से बन रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स, इसके हैं 2 ऑफस्प्रिंग्स, ये रहे। एक की मैंने हाइट बना दी टॉल, और एक की हाइट मैंने बना दी ड्वार्फ। अब सोचो पेरेंट्स के 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, ए और बी। ए ऐसा क्या हुआ कि एक प्लांट तो टॉल रह गया और एक प्लांट बेचारा ड्वार्फ हो गया, जबकि सेम ही पेरेंट से बने हैं? बताओ। इसके पीछे का रीजन ये है, मैं यहाँ पे हाइट कैरेक्टर देख रही हूँ, हाइट को मैच कर रही हूँ ना इन दोनों की, तो ये हाइट क्या हो गया? एक कैरेक्टर हो गया हमारा। यहाँ पे मैं सीड का कलर देख रही हूँ, तो सीड कलर एक कैरेक्टर हो गया। हाइट 2 तरीके की हो सकती है, टॉल या फिर ड्वार्फ, तो ये होगा आपका ट्रेट। मींस हाइट कैरेक्टर 2 टाइप से अपने आप को शो कर रहा है, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, वो ट्रेट हो गया आपका। अभी देखो ये पेरेंट्स से 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 2 हाइब्रिड प्लांट्स हैं। एनिमल्स में हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर हम हाइब्रिड नाउन यूज करते हैं। अब प्लांट के अंदर जो जीन है, सपोज ये जीन है, किसका? हाइट का जीन है। अभी ये जो जीन है हाइट का, ए प्लांट के अंदर तो इसने क्या करा? अपने आप को शो कर लिया। ए प्लांट के अंदर तो ये जीन क्या हो गया? डोमिनेटिव हो गया। जो अपने आप को शो करता है वही तो डोमिनेटिव होता है, एंड जो शो नहीं करता, चुपचाप सबकी बात मान लेता, वो आपका रिसेसिव हो जाता है। अब यहाँ पे इस जीन ने क्या करा? बेचारा चुपचाप बैठा रहा, कुछ अपना एक्सप्रेशन दिखाया ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, तो यहाँ पे ये जीन हो गया आपका रिसेसिव। तो इस वजह से एक पेरेंट के 2 ऑफस्प्रिंग्स बने अलग अलग कैरेक्टर्स के। सिर्फ पॉइंट किस चीज पे आया यहाँ पे? इस जीन के ऊपर, कि जीन एक टाइम पे तो डोमिनेटिव हो रहा है और जीन एक जगह जाके रिसेसिव हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जीन्स होते हैं ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं, जीन हमेशा पेयर में रहता है। अगर ये है आपका जीन तो ये हमेशा से पेयर में रहेगा। और जीन को सपोज मैं अगर यहाँ पे दिखा रही हूँ आपका कैरेक्टर हाइट की ये जीन, तो यहाँ पे देखो आप, जीन किसके लिए दिखा रही हूँ मैं? आपका हाइट के लिए। तो मैंने क्या बोला? जीन होता है हमेशा पेयर में, रहता है हमेशा पेयर में। तो मैं इसको लिखूंगी हाइट के लिए, मैंने यूज किया कैपिटल टी। अगर मैं लिख रही हूँ कैपिटल टी तो इट शोज कि आपका डोमिनेंट जीन है, और अगर मैं लिख रही हूँ आपका स्मॉल टी तो इट शोज कि आपका रिसेसिव है। मींस डोमिनेंट को हमेशा लिखेंगे कैपिटल लेटर से और रिसेसिव को लिखेंगे स्मॉल लेटर से। अब जीन हमेशा पेयर में रहते हैं। जीन ये है आपका जो प्लांट पेरेंट प्लांट से आया। अब ऑफस्प्रिंग के अंदर आना है ए ऑफस्प्रिंग के अंदर आपका हो रहा है टॉल। तो टॉल सिर्फ वो प्लांट तभी होगा जब उसके अंदर ये डोमिनेंट नेचर वाला जीन होगा।
तभी तो उसकी हाइट टॉल होगी ना। जीन पेयर में होता है हमेशा, पेरेंट से जीन आया ऑफस्प्रिंग के अंदर, हाइब्रिड प्लांट के अंदर, अब वो प्लांट की हाइट हो रही है टॉल। अब हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि उसके पास जीन कैसे होगी, क्योंकि हाइट तो हमने देख के बता दिया आराम से कि हाँ इसकी हाइट टॉल है, इसकी ड्वार्फ है, मीन्स हम फिनोटाइप बता रहे हैं उसका। अब हमें पता लगाना है उसका जीनोटाइप कैसा है। तो मैं बोल रही हूँ कि उसकी हाइट टॉल है तो इसका मतलब उसके पास डोमिनेटिंग होगा। तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो उसके पास दोनों के दोनों डोमिनेटिंग हो जीन्स, जो दो उसके पास एलील, बिकॉज हमेशा याद रखना है जीन पेयर में होता है। अब पेयर में जो सिंगल यूनिट होती है ना, ये इसको बोलते हैं हम एलील, इसको बोलते हैं एलील जो है सिंगल टर्म। तो अगर आपके इस जीन के दोनों एलील सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों डोमिनेटिंग है, तो तब भी हाइट टॉल होगी। अगर इसके साथ साथ आपका जो जीनोटाइप है वो ये हो जाता है, डोमिनेटिंग भी है रिसेसिव भी है, अभी जहां पे डोमिनेटिंग आ गया, रिसेसिव तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा ना वहां पे, क्योंकि डोमिनेटिंग उसके आगे आगे बैठ जाएगा। एक बड़ी हाइट का एक छोटी हाइट का जीन है, तो अगर बड़ी हाइट वाला है तो ऑब्वियसली वो छोटी हाइट वाले को छिपा लेगा या नहीं छिपा लेगा। तो वही चीज है यहाँ पे। तो अगर आपका प्लांट टॉल हो रहा है तो दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसके पास दोनों के दोनों जो एलील्स हैं उसके जीन के अंदर वो कैपिटल कैपिटल हो, या फिर एक कैपिटल हो जाए और एक स्मॉल हो जाए। लेकिन अगर आपकी हाइट है ड्वार्फ, छोटी हाइट है आपकी प्लांट की, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कैपिटल आ गया, यहाँ पे कैपिटल आ गया, तो उसकी हाइट तो टॉल हो जाएगी, उसकी हाइट टॉल हो जाएगी, क्योंकि जो टॉल हाइट का जीन है वो है कैपिटल टी, और स्मॉल हाइट के लिए होता है रिसेसिव वाला स्मॉल टी वाला। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो है आपकी टॉल हाइट के लिए, और ये वाली पॉसिबिलिटी है ड्वार्फ हाइट के लिए। समझ में आया? अब ये दोनों के दोनों एलील सेम टाइप के हैं, यहाँ पे दोनों एलील सेम टाइप के हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे होमोजाइगस। और ये किस टाइप का है? डोमिनेटिंग है ना, तो होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये क्या है? आपके दो अलग अलग टाइप के एलील्स है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। और ये भी डोमिनेंट है, डोमिनेंट जहां पे कैपिटल आ जाएगा हमेशा डोमिनेंट आएगा। अब ये बताओ इसका नाम क्या करेंगे हम यहाँ पे? सेम टाइप के हैं तो होमोजाइगस, सेम टाइप के हैं होमोजाइगस, लेकिन कोई कैपिटल नहीं है तो होमोजाइगस रिसेसिव हम इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव। अब डेफिनेशंस पे चलता है, देखो डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ था। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है जो क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है, बट इन टू अल्टरनेटिव वे। जिसका एग्जाम्पल है, अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखें, फ्री और अटैच्ड ईयरलोब्स। ईयरलोब्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, तो फ्री हो सकता है या फिर अटैच्ड हो सकता है। एक्सप्रेसिंग एलील ऑफ ए जीन, अगर हमने देखो कैपिटल टी है टॉल के लिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट हम इसको लिख रहे हैं। होमोजाइगस रिसेसिव कब होगा? जब स्मॉल टी होगा। और हेट्रोजाइगस कब होगा? जब आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। हाइब्रिड टॉल हम इसको बोल सकते हैं। डोमिनेंट एलील, एन एलील दैट अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या तो हेट्रो हो या होमो हो, दोनों में अफेक्ट कर रहे हैं। बताया था ना, टॉल के लिए दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो होमो में भी और हेट्रो में भी दोनों टाइप में फिनोटाइप को अफेक्ट कर रहा है। इसको हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ये रहा आपके कैपिटल लेटर से। रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, जो अपने आप को शो सिर्फ तभी करेगा जब उसके पास कोई डोमिनेंट एलील ना हो। डेफिनेशन देखो, एन एलील दैट अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, जहां पे डोमिनेंट एलील नहीं होगा, मींस होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, स्मॉल टी, वो अपने आप को तभी शो करेगा। देन यहां तक इसको स्मॉल अल्फाबेट से हम लिखेंगे। ये डेफिनेशन क्लियर। अब आ देखो, होमोजाइगस सेम वही कैपिटल टी, हेट्रो कैपिटल टी स्मॉल टी। डिप्लॉइड आपको पता है, डिप्लॉइड का मतलब होता है जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मींस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम।
अब 2n का हाफ कर दो n, उसको बोलेंगे हम हैप्लॉइड, जो हमेशा गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलो इतना हमारा क्लियर है। अब स्टार्ट करता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जनरली आप इस चैप्टर को जो बेसिक है ना वो समझ चुके हैं बहुत। अभी यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस कराना मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कराना है। दो पेरेंट्स लेना है, मतलब एक मेल और एक फीमेल पेरेंट लेना है। हमने क्या किया, सपोज एक लिया पेरेंट, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, चलो मोनो मीन्स वन, सिर्फ आपको एक कैरेक्टर लेना है। मीन्स आपने क्या करा, दो प्लांट्स लिए, प्लांट ए एंड प्लांट बी। लिया आपने दो अलग अलग प्लांट्स। अब ये जो प्लांट ए है इसके अंदर भी आपने हाइट वाला कैरेक्टर कंसीडर किया हुआ है कि ये जो प्लांट ए है इसकी हाइट है टॉल। चलो ये ले लिया हमने, इसकी हाइट है ड्वार्फ। अब मेंडल साइंटिस्ट ने कैरेक्टर्स को तो आइडेंटिफाई कर लिया, उनके जीनोटाइप फिनोटाइप इन सब की डेफिनेशन दे दी, सारी टर्म्स बता दी, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स क्या किए थे, पता कैसे लगाया था कि हाँ अगर टॉल ड्वार्फ है तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनका क्या नेचर होने वाला है, कैसे उनके अंदर से ट्रांसमिशन हो रहे हैं, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया टॉल है तो टॉल के लिए दो जीनोटाइप्स, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो कैपिटल टी, यहाँ पे मैंने ले लिया स्मॉल टी क्योंकि ड्वार्फ के लिए तो एक ही कंडीशन होगी स्मॉल टी। ये आपके पेरेंट्स का बाहर से कैसे दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये आपका फिनोटाइप है पेरेंट्स का, और ये उनका जीन्स मीन्स ये पेरेंट्स का है जीनोटाइप। यहां तक क्लियर है। दो प्लांट्स लिए मेंडल ने, एक प्लांट टॉल हाइट का, एक प्लांट ड्वार्फ हाइट का। अब उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के बाद जो नए हाइब्रिड प्लांट्स बनेंगे उनका नेचर हमें पता करना है कि वो टॉल हाइट के होंगे या फिर ड्वार्फ हाइट के होंगे, क्या उनकी हाइट होने वाली है। तो हमेशा आपको पता है फ्यूजन किसके बीच में होता है, गैमीट्स के बीच में होता है। गैमीट्स बनाओ इनके, ये बन गए गैमीट्स, सिर्फ आपको इनको ऐसे सेपरेट कर देना है, वही होंगे गैमीट्स। यहाँ पे लिख दो गैमीट्स, ठीक है। अब फ्यूजन कैसे कराओगे, इस प्लांट के हर एक गैमेट का फ्यूजन इस प्लांट के साथ कराना है आपको, तो इसका फ्यूजन करा दिया मैंने इसके साथ। एरोज को ध्यान से देखना, देखो अब इसी का फ्यूजन मुझे क्या कराना है, इसके दूसरे गैमेट के साथ करा दिया, इसका फ्यूजन इसके गैमेट के साथ एंड इसका फ्यूजन इसके साथ। आ रहा समझ में। अब लिखो क्या बनेंगे आपके प्रोडक्ट यहाँ पे। जब मैंने इसका फ्यूजन कराया इसके साथ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराया इसके साथ तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसका कराया यहाँ पे फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इट मींस जब दो प्लांट्स लिए मैंने, टॉल हाइट का एक ड्वार्फ हाइट का, उससे मुझे चार प्लांट्स मिले। अच्छा अब खुद बताओ ये जो प्लांट्स हैं इनका नेचर क्या होने वाला, मींस इनका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। कैपिटल आ रहा है ना देखो सब में, अगर कैपिटल आ गया तो डोमिनेटिंग हो गया। डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा होता है, टॉलनेस। तो इससे मुझे ये पता लगा कि जब मैंने दो प्लांट्स लिए, टॉल और एक ड्वार्फ, उससे चार नए प्लांट्स बने, तो चारों के चारों टॉल थे हमारे, चारों के चारों टॉल प्लांट्स थे। तो हमें उसका फिनोटाइप भी पता चल गया और जीनोटाइप भी पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही प्लांट का जो जीन है वो ट्रांसफर हुआ, इसका जो ये वाला जीन है तो बेचारा रिसेसिव रह गया, यहाँ पे भी रिसेसिव था, यहाँ पे भी ऑफस्प्रिंग्स में भी रिसेसिव बन गया। बताओ ये क्रॉस समझ में आया। कुछ नहीं करना है, पेरेंट्स लिखना है, गैमेट्स बनाओ, फ्यूजन करा दो, मल्टीप्लाई करके हाइब्रिड्स लिख दो एंड फिर उनका फिनोटाइप बता दो कि हाँ ये इनका फिनोटाइप बना। बताओ आया समझ में। डन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक और एग्जांपल लेता है, चलो मोनो का ही। इस बार भी मैं क्या ले रही हूँ, एक टॉल प्लांट ले रही हूँ, एक ड्वार्फ प्लांट ले रही हूँ, लेकिन इस बार इसका जीनोटाइप चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने कैपिटल टी लिया था, अभी मैं ले रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्वार्फ में स्मॉल टी। अब बनाओ उसको,
सबसे पहला स्टेप क्या करोगे यहाँ पे बताओ? ऑब्वियसली गैमीट्स बनाओगे। ये बना दिए हमने गैमीट्स, बन गए। फिर इनका क्या कराओगे? फ्यूजन कराओगे। कराओ फ्यूजन, दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, हो गया। अब लिखो इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसकी मल्टीप्लाई किया यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे किया स्मॉल टी एंड यहाँ पे किया स्मॉल टी। अभी हमारा प्रोडक्ट ट्विस्ट हो गए। जब हम पहले टॉल एंड ड्वार्फ करा रहे थे तब भी तब आपके क्या बन रहे थे? चारों के चारों प्लांट्स टॉल बन रहे थे। लेकिन अब जब मैं फिर से टॉल एंड ड्वार्फ ही करा रही हूँ, लेकिन ऐसा टॉल प्लांट ले रही हूँ जिसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, ऐसा टॉल प्लांट जिसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है। अब मेरा रिजल्ट चेंज हो गया है। पहले चारों प्लांट टॉल थे, अभी यहाँ पे दो प्लांट्स तो है टॉल एंड दो प्लांट्स है ड्वार्फ। तो इसका मतलब जो ये एलील्स हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इनका। यहाँ पे बाहर से दिखने में सेम थे प्लांट्स, क्योंकि मेंडल ने क्या किया उस टाइम पे, बाहर से दिखने वाले दो रैंडमली प्लांट्स ले लिया, ऐसे क्रॉस करा दिया। एक में देखा चारों के चारों टॉल बन रहा है, एक रिजल्ट में देखा दो टॉल बन रहे हैं, दो ड्वार्फ बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पे ना सोचेगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी के पीछे का रीजन फाइंड आउट किया। तभी तो ये जीन्स की हाँ टोल के अंदर एक होमो हेट्रो, ये सारे कंसेप्ट आए यहाँ पे। बताओ आया समझ में या नहीं? टोल का, मोनोहाइब्रिड का सारे क्रॉसेस हमारे क्लियर और नॉट। चलो एक और क्रॉस करा के देखते हैं। इस बार ना हम क्रॉस करा लेते हैं दोनों टोल प्लांट्स के अंदर, लेकिन जीनोटाइप चेंज करा देती हूँ मैं इस बार। इसका कैपिटल टी ले लेती हूँ, उसका कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हमें। देखें रिजल्ट, चलो बनाओ गैमीट्स जल्दी से इसके। कैपिटल टी, इसका गैमीट्स बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब करा दो इनका फ्यूजन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें एंड इसकी अगेन यहाँ पे एंड दिस वन हियर। रिजल्ट्स लिखो इनके, कैपिटल टी, this one capital T small t and this one capital T and again capital T small t। अब देखो मैंने क्या किया, चारों के चारों प्लांट्स आपके टॉल है या नहीं है? ऑब्वियसली चारों के चारों टॉल है। अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना जब हम अलग अलग जीनोटाइप ले रहे हैं यहाँ पे, तो इट मींस जीनोटाइप से फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला ले लूं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने क्या लिया, एक होमो ले लिया, एक हेट्रो ले लिया। इस बार मैंने दोनों ये क्या ले लिए, हेट्रो ले लिए। इस बार देखो रिजल्ट क्या आएगा। चार मैं एक्सपेरिमेंट्स करा चुकी हूँ, चारों में देखो रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बनाओ इनके गैमीट्स। ये हो गया। तो अब यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और ये बना स्मॉल टी। दोनों टॉल थे प्लांट्स, ये भी टॉल था, दिस वन वाज आल्सो टॉल। अब रिजल्ट में क्या मिला मुझे, तीन तो टॉल प्लांट्स मिले और एक बेचारा छोटू वाला प्लांट मिल गया, ड्वार्फ। बताओ पूरा मोनोहाइब्रिड समझ में आया? सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके अगर हम क्रॉस करा रहे हैं उस क्रॉस को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड इसका रेशियो क्या आएगा, जब मैंने टॉल प्लांट लिया कैपिटल टी के बीच में तीन तो बने मेरे टॉल एंड एक बना ड्वार्फ, तो रेशियो आ गया 3:1। इस रेशियो को मैंने कैसे बताया, टॉल एंड ड्वार्फ मतलब फिनोटाइप बाहर से देख के बताया, तो इसलिए इसी रेशियो को मैं क्या बोलूंगी, फिनोटिपिक रेशियो। बाहर से देखने में प्लांट कैसे लग रहा है वो रेशो। अब जीन्स किस टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं एंड ये अलग अलग है, तो इस मीन्स 1:2:1। ये वाला 1, दिस वन 2 एंड टी 1। तो इस रेशो को क्या बोलेंगे, जो मैंने जीन्स के बेसिस पे लिखा रेशो, जीनोटाइपिक रेशो।
आगे समझ में, फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। डन। अभी सेम चीज अगर मैंने एक क्रॉस मींस एक कैरेक्टर लेके क्रॉस कराया सिर्फ, तो उसको मोनोहाइब्रिड। अब मैं दो कैरेक्टर्स ले लूंगी तो उसको डाई हाइब्रिड बोल देंगे। वही चीज है, देखो यहाँ पे 3 रेशियो बनाया और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 रेशियो बनाया। डाई हाइब्रिड में क्या होगा, मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगी दो डिफरेंट कैरेक्टर, या तो मैं उसका राउंड शेप वाला ले लूंगी या फिर उसके ग्रीन या फिर येलो कलर वाला ले लेंगे। तो हमेशा याद रखना है इसके अंदर रेशियो, यहाँ पे आपका फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:1। जीनोटिपिक रेशियो बहुत कॉम्प्लेक्स आता है इसका। डन। या आप लिखोगे F1 जनरेशन 100% हाइब्रिड देती है एंड F1 जनरेशन भी 100% हाइब्रिड देती है। सारी की सारी डेफिनेशंस यहाँ से आपकी हो जाएंगी या नहीं, बताओ। सारी डेफिनेशंस डन। तो आपका मेंडल वाला यहाँ तक का ये पार्ट डन। अभी आगे वाला हम स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या देखना है वहाँ पे, ब्लड के एलील्स मैं वहाँ पे समझाऊंगी। फिर इसके बाद हम सेक्स क्रोमोसोम्स का देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। देन आपका इवोल्यूशन वाला जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो आप पूछ लेना मुझसे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।